Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 9. How are you? Today we are studying another important topic from review exercise 2, and it is the grammar. As I have told you earlier that it is very important not from examination point of view, but if you read the mind of the examiner, what does he do? If he is a lazy person, he directly pick these ready-made questions and insert them into your question paper. It is a very easy task for an examiner to compile a paper in very short time. So let's move. The police dispersed the crowd. The underlined word is A or N, and you think A or N give a link that there is only one word that can be written from with N, and it is uncountable noun. What is a crowd? Crowd is a lot of people. Crowd is a lot of men, women, and children, and they are collectively called crowd, and I have used the word collectively, so we may say it that it is a collective noun. The underlined word is a collective noun. The police dispersed the crowd. पुलिस ने हजूम को मुंतशिर कर दिया, जैसे लाठी चार्ज किया या पानी का छिड़काव किया या जो भी उन्होंने काम किया, आंसू गैस के शल गिराए, लेकिन उन्होंने उसे क्राउड को मुंतशिर कर दिया, तो क्राउड को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन. द डॉग सेट डैश हिज मास्टर. ये नाउन की किस्में थी: कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर एंड सो. द डॉग सेट डैश हिज मास्टर. यहाँ पे उसने प्रेपोजिशन यूज़ की है कि डॉग कहाँ बैठा हुआ था: बिसाइड, अलोंग, अक्रॉस या ओवर. अक्रॉस अलोंग तो सड़कों के साथ यूज़ होते हैं जब आप साथ साथ चल रहे होते हैं, कंटिन्यूस होता है. ओवर तो नहीं बैठा जा सकता, तो डॉग सेट बिसाइड हिज मास्टर. जहाँ पर उसका मालिक बैठा हुआ था उसके साथ ही उसका कुत्ता बैठा हुआ था. वेट, इंतज़ार करो. ये सेंटेंस कौन सा होगा? ये सेंटेंस जो जुमला वर्ब से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, बेस फॉर्म से शुरू होता है, उस सेंटेंस को क्या कहा जाता है? उस सेंटेंस को कहा जाता है इम्पेरेटिव. सॉरी. वेट, आई रिटर्न. मेरे इंतज़ार करो मेरे आने तक. आई रिटर्न, लौटना, लौट के आना. वेट टिल आई रिटर्न. वेट टिल आई रिटर्न. यहाँ पे हम टिल लगा देंगे. वेट टिल आई मेरे आने तक, मेरे वापस आने तक इंतज़ार करो. आई हर्ड अ नॉइज़ डैश फ्राम द रूम. आई हर्ड अ नॉइज़ कमिंग, कम, केम, कम, कमिंग. आई हर्ड अ नॉइज़ कमिंग फ्राम द होम. I heard a noise coming from the home. He spoke very loud. He spoke very loud. Very loud. The underlined word is an adverb of. Adverb क्या होता है? Adverb ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या एक और एडवर्ब के बारे में मज़ीद कुछ बताता है. तो यहाँ पे very loud, ये इसके बारे में, स्पीकिंग के बारे में कि वो कैसे बोल रहा है, तो इसके बारे में मज़ीद कुछ बताएगा. तो इसके लिए एडवर्ब की चारों किस्में, वैसे 5 होती हैं: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस. इनमें से कौन सा एडवर्ब है? तो मैनर तो बताता है कि कोई काम कैसे हुआ. अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, एडवर्ब ऑफ मैनर जवाब देता है कि कोई काम कैसे हुआ. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर करता है कि कोई काम कितनी बार हुआ, हाउ मैनी, यानी ये तादाद को ज़ाहिर करता है. एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कि कोई काम कब हुआ. एडवर्ब ऑफ डिग्री ये उसके लेवल को ज़ाहिर करता है कि कोई काम कितना बुलंद अंदाज में या लो अंदाज में. तो ये होगा एडवर्ब ऑफ
डिग्री। यहाँ पे हम इसे सर्कल करेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही स्पोक वेरी लाउड, द अंडरलाइंड वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि कितने दर्जे पर ये जाके काम हुआ। ही स्पोक वेरी लाउड, वो बहुत ज़ोर से बोला। पेज नंबर 91 पे पॉइंट नंबर 6, वी वॉच्ड हिम गो, हमने उसे जाते देखा। वी वॉच्ड हिम गो, हमने उसे जाते देखा। द अंडरलाइन वर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बोला, क्योंकि वो जो वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की बेसिक 4 फॉर्म होती हैं, जैसे पहली फॉर्म गो, दूसरी फॉर्म वेंट, और तीसरी फॉर्म गॉन, और चौथी फॉर्म गोइंग। तो ये हुई प्रेजेंट फॉर्म, ये हुई पास्ट फॉर्म, ये हुई पास्ट पार्टिसिपल, और ये हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इनमें से आपके पास ये पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल बताएं। पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो दोनों ऑप्शंस गई ना। बाकी आपके पास जो ऑप्शन रह जाती हैं वो है जेरंड और इन्फिनेटिव। जेरंड क्या होती है, जेरंड वर्ब की, ये जो वर्ब की 4th फॉर्म यानी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म जब नाउन के तौर पे यूज़ होती है तो उसे जेरंड कहा जाता है। बाकी रह गया आपके पास इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव आप वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, या वर्ब की बेस फॉर्म बजाते खुद जब एक एक्शन कंप्लीट करती है, वी वॉच्ड हिम गो, तो इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये टू के बगैर भी आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको टू के बगैर भी यूज़ किया जा सकता है, तो गो उन्हीं में से एक है। जैसे हेल्प होगा और मेक होगा, ये वर्ड्स हैं जिनके साथ टू की ज़रूरत नहीं होती। वी वॉच हिम गो, वैसे इसका बेसिक फार्मूला ये कि इन्फिनेटिव में हम टू लगा देते हैं और साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। लगाते हैं टू प्लस बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हम लगा देते हैं, तो इसी को कहा जाता है इन्फिनेटिव। यहाँ पे टू की भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ टू की भी ज़रूरत नहीं होती। इसका मेन वर्ब तो वास्ट है, तो इसका ये इनडायरेक्ट वर्ब है गो, इसे आप इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, ये कुकिंग इसकी अभी मैंने डेफिनेशन बताई है कि जेरंड क्या है, कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा हो, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के तौर, और ये नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, ये नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग, वो कुकिंग का शौकीन है, तो इसे क्या कहेंगे आप, जेरंड भी आ गया, इन्फिनेटिव भी आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, पास्ट पार्टिसिपल भी। इसकी वही ऑप्शंस हैं जो पिछले ऑप्शन में थी। यहाँ पे कुकिंग, ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग, तो इसे आप सिलेक्ट करेंगे किसे, जेरंड को। यहाँ पे आप जेरंड को सिलेक्ट करेंगे। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड। अब यहाँ पे आ गया जनाब कंडीशनल। कंडीशनल आपने एक एक करके पढ़ लिए हैं, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3। तीनों के बारे में अगर मुख्तसर सी बात करें तो ये कंडीशनल टाइप 3 है जो कि पास्ट परफेक्ट को ज़ाहिर करता है। इधर आपका आ गया पास्ट परफेक्ट, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, हैड स्टडीड, और दूसरे पार्ट में आप लगाएंगे वुड और हैव, और साथ ये थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, क्योंकि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, और विल हैव यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एक कंपाउंड सेंटेंस है, उसमें अगर पहला पार्ट पास्ट में है तो उसके दूसरे पार्ट में प्रेजेंट नहीं लग सकेगा, फ्यूचर भी नहीं लग सकेगा, उसमें पास्ट ही कोई फॉर्म लगेगी। तो उसमें पास्ट की जो फॉर्म है वो सिर्फ वुड ही लग सकती है, और ये चूँकि है पास्ट परफेक्ट में है तो फिर यहाँ पे आपको वुड हैव लगाना पड़ेगा। तो ये थर्ड कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक एक लाइन में तीनों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशनल में हम लगाते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि पहले पार्ट में प्रेजेंट, फर्स्ट कंडीशनल में पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट और दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनेट। ओके, सेकंड कंडीशनल में पहले पार्ट में हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनेट और दूसरे पार्ट में हम लगाते हैं, अब ज़ाहिर है इधर पास्ट आ गया तो दूसरे पार्ट में फ्यूचर तो नहीं लगेगा। अब हम फ्यूचर की फर्स्ट फॉर्म क्या थी भला, विल या शैल होती है ना, तो उसे हम वुड में चेंज कर देंगे। और वुड के साथ याद रखें कि वुड के साथ वुड, ये मॉडल वर्ब्स में आपने पढ़ा होगा कि वुड के साथ बेस फॉर्म आती है, वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म या पहली फॉर्म आती है। इसकी तरह थर्ड कंडीशनल जो आपको जिसके साथ आपका अभी सामना हुआ, इसमें आप पहले पार्ट में लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, पास्ट परफेक्ट में आप लगाते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद लगाते हैं हैड, और हैड के साथ आप लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरे पार्ट में आपको वुड हैव लगाना पड़ेगा, वुड हैव प्लस, अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसकी एक एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू कम कॉमा आई, इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू, और if you came I would help you। फ़र्क मुलाजा करें, if I come यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म को ज़ाहिर कर रहा है और यहाँ केम हुआ तो इधर विल का वुड हो गया। सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ जो विल है यहाँ वुड में चेंज हो गया इस वजह से कि यहाँ पास्ट आ गया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आपने अभी अभी एक एग्जांपल देखी है, हम इसी को करते हैं। इफ़ यू हैड कम, अगर आप आए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर आप आए होते तो मैंने आपकी मदद की होती। तो ये तीन चीज़ें, यानी कि अब ये पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट फर्स्ट कंडीशनल में होता है, सेकंड कंडीशनल में पास्ट इंडेफिनेट और उसके साथ सेकंड पार्ट में वुड और उसकी वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। और इसी की एग्जांपल आपने देखी, इफ़ यू केम आई वुड हेल्प यू। और आगे हम चलते हैं तो थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट, इसमें पास्ट परफेक्ट लगा यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो वुड हैव और साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लग जाती है। सो लेट्स मूव बैक टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, ये पास्ट परफेक्ट था तो इधर हमने वुड हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो इसे हमने सेलेक्ट किया वुड हैव को। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई शू, ऑन माई टो, वेरी सॉरी, द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो। तंग जूता हो तो ये पाँव की उंगली पर लगता है, तो टो जो है ये ऑन माई टो, ये आपके नाउन को ज़ाहिर करती है कि नाउन फ्रेज़ है जो मजमूई तौर पर एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसे नाउन फ्रेज़ लिखेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस, ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो अप्रोप्रिएट जुमला है, जुमले की एक ख़ास तरतीब होती है। वी आर टायर्ड यूजुअली बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टायर्ड बाय यूजुअली ऐसा नहीं है, वी आर यूजुअली टायर्ड, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजुअली, तो वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। सो ये हमारी ऑप्शन होगी कि हमने एडवर्ब को कहाँ पे प्लेस करना है। एडवर्ब वैसे मुख्तलिफ जगहों पे प्लेस किया जा सकता है, लेकिन मुनासिब जगह मुझे इसकी ये लगी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ग्रामर वाला ये पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ।
मिलते हैं आपको अगले सेशन में। लेकिन मैं बार बार आपको इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज ठीक है, पूरी बुक आप तैयार करें, बहुत खूब अंदाज में तैयार करें, लेकिन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप प्रायोरिटी पे आप इन रिव्यू एक्सरसाइजेस को रखें। इनके लिए एक अलहदा से प्रोग्राम बनाएं कि इनको आपने खूब अच्छी तरह से कैसे याद करना है। आमतौर पे होता ही है कि जब हम लेसन्स तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि रिव्यू में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रिव्यू एक, या इसे कह लें कि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है कि रिव्यू में आपको लाजमी तौर पर प्रिपरेशन करके आना चाहिए। इनके बाद औक़ात हम देखते हैं कि साहब का तजर्बे की रोशनी में हम सवालों के जवाब दे लेंगे या उधर टिक लगा देंगे कि MCQs में कौन से टिक करने हैं। लेकिन अगर आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो आपके मार्क्स हासिल करने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। और ये मैंने देखा है कि इंग्लिश में लोगों के 75 आउट ऑफ 75 आ रहे हैं, और ये उन्हीं के आते हैं जिनके MCQs 100% एक्यूरेट होते हैं। वरना बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके सब्जेक्टिव पार्ट्स में तो पूरे नंबर होते हैं, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव में 1-2 ड्रॉप हो जाते हैं। सो बी केयरफुल एंड होप फॉर द बेस्ट। खुदा हाफिज़।